करप्शन तो मुझे लगता है राजू भाई कि जितना इस सरकार में है शायद न पहले था ना आगे कोई कर पाएगा। सर करप्शन नहीं है, हाँ, इस सरकार ने देश को बेच दिया। अरे आप इससे पहले वाली सरकारें करप्ट थी। देश पर तो आऊंगा सर, ये मंदिर वाली बात आप देखिए करप्शन में किस लेवल पे कह रहा हूं कि बता रहा है बंदा कि 3 गुने दाम पे मंदिर बना है, जितने में बन सकता था उसके 3 गुने में बना है, हर चीज में लूट हुई है। सर रायपुर में अटल जी का तांबे का हाँ, वो मिट्टी का बना हुआ है, सीमेंट का। वो पहले बार 1 नवंबर 2025 को मोदी के हाथ से उसका उद्घाटन हुआ, पहली बारिश में उसका तांबा चला गया और अंदर का लोहा आ गया। तो ये करप्शन है, देश बेचने पर तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये करप्शन है, मतलब इस लेवल की लूट नहीं देखी है मैंने। लूट होती थी सर, अपनों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारे एक रिश्तेदार हैं, ठेकेदार तो नहीं करते हैं ठेका, वो कहते थे कि देखो परसेंटेज हमेशा चलता था, लेकिन 100 रुपए में से 70 रुपए हम खर्च करते थे, 30 रुपए जो था वो हमारी इनकम और करप्शन वगैरह में जाता था। और भाऊ आते हैं हमारे चैनल पे, जब पिछली बार लगा चुनाव के पहले आए थे, तो वो हमेशा भाऊ समझ रहे हैं ना, अशोक वानखेड़े। तो अशोक वानखेड़े बता रहे थे कि वो वहाँ पे आपके महाराष्ट्र में सरकार को कहा जाता है कि वो टेम्पो ऑटो वाला 3 पहिए वाली सरकार है और सबको चाहिए अलग अलग कमीशन, और दिल्ली अलग कमीशन जाता है। तो अब जब इस लेवल पे लूट होगी तो क्या बचेगा? अभी अदानी अंबानी पर तो आएंगे हम। नहीं, वो तो बहुत दूर की बात सर, इनका कमीशन ये पहले ले लेती है ये सरकार। हाँ। और बाद में बनाने के लिए देती है, तो इनको बनाने में कोई रुचि नहीं है। आपको ये आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में जितने सारे प्रोजेक्ट्स बने, वो प्रोजेक्ट्स बनाने में सरकार को रुचि सिर्फ इसलिए है कि उसमें बड़े प्रोजेक्ट में ट्रंक बड़ा कमीशन, बड़ा कमीशन। हाँ, बिल्कुल। और वो पहले ले लेते हैं। अब वो पहले वाला कमीशन तीनों में बटेगा, तो समझ लीजिए आप 20-20-20 70% कमीशन तीनों में बटेगा, तो बेचारा 30 रुपए में क्या बनाएगा और क्या खाएगा? खुद भी तो कुछ खाएगा। 10% उसको भी चाहिए। इतना बांटने के बाद 10% तो चाहिए उसको। वो फिर पीएम केयर को भी देना है, नहीं तो ईडी का रेड हो जाएगा। तो बताइए। अच्छा, मुंबई में एक अभी आएंगे, अडानी अंबानी पे चलेंगे, भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मुंबई में बीच में गुजराती मराठी वाला चला था, और ये जब भी होता है तो मेरे जैसे आदमी का दिल बहुत दुखता है, क्योंकि मैं तो अपने शहर में कितना रहा, बाहर ही रहा, मैं गुजरात में रहा, दिल्ली में हूँ, महाराष्ट्र में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, महाराष्ट्र में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, नागपुर से मेरी मतलब जो नौकरी वाला करियर था उसकी शुरुआत हुई थी। भाषा को लेके महाराष्ट्र में ये हुआ कि कई लोगों की इसलिए पिटाई हुई क्योंकि उन्होंने मराठी नहीं सीखी। हालांकि मेरा अपना टेक है कि अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल किसी भी दुनिया के स्टेट में रहते हो तो वहाँ की भाषा आपको आ जानी चाहिए, नहीं सीख रहे हो, लेकिन ठीक है जो भी है। ये सारा कुछ जो नया तो नहीं है, क्योंकि बाला साहब के ज़माने में भी मद्रासियों के खिलाफ चला और बाकी सब चला, नया तो नहीं है। लेकिन ये केवल अगर महाराष्ट्र में होता तो मैं चिंतित होता कम। कर्नाटका में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, सिख खालिस्तानी हो गए हैं, मुसलमान तो खैर पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं ही। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर आज भी अलग अलग, कुकी अलग और नगा अलग। नगा के शहर में कुकी नहीं जा सकता, कुकी के शहर में नगा नहीं जा सकता। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, संदीप पांडे जी वहाँ थे, उन्होंने बताया कि आर्मी का चौक है, आर्मी का चेक है, पुलिस का चेक है, और उसके बाद नगा चेक है या कुकी चेक है, जिसका भी इलाका है उसका चेक है, तब आप उसको क्रॉस कर सकते हो। तो ये जो इंटरनल बंटवारा बहुत ज़्यादा हुआ है, आप ये इस बात को आप मानते हैं कि अगर आप एक बंटवारा करेंगे तो बाकी बंटवारे होते चले जाएंगे, या महाराष्ट्र में कोई और मामला है? इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं एक बात मोटा मोटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। मैं चाहूंगा महाराष्ट्र के संदर्भ में भी बात वो भी बताता हूँ कि इतने बड़े देश को 1.5 पॉपुलेशन वाइज, साइज वाइज पॉपुलेशन वाइज और इतनी डाइवर्सिटी है, बिल्कुल, इसको डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, तो अब मुझे नहीं लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन को अगर टालकर आपने सेंट्रलाइज किया तो इसका बाल्कनाइजेशन होगा। ये जो गुस्सा है, बाल्कनाइजेशन का मतलब बहुत साफ बता दो कि जिस तरह से बाल्कन कंट्रियां अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। हाँ, क्योंकि देखिए हम टर्म सिर्फ एक्सप्लेन किया। एग्जैक्टली इसकी वजह यह है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप हैंडल ही नहीं कर सकते इतनी बड़ी एरिया और पॉपुलेशन। बिल्कुल। तो जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना अच्छी तरह से उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ग्राम स्वराज की कल्पना जो गांधी जी ने उस वक्त जो जैसे इजराइल पे जो गांधी जी ने कहा था, आज भी वो समकालीन लगता है। राजीव गांधी ने भी पंचायती राज यही सोच के शुरू किया था। एग्जैक्टली। तो राजीव गांधी ने बहुत सारी नवोदय विद्यालय, इतनी सारी चीजें की। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की जिनको परेशान होते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होता है ना तो आपको पैसा कम खाने को मिलता है, डिसेंट्रलाइज होता है तो आपकी दादागिरी कम होती है, डिसेंट्रलाइज होता है तो अरे मैं यहाँ से बाहर निकला तो मेरा एरिया नहीं है, वो वाली बात। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी
बिल्कुल यानी होता ये जो बाबू लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है ना सर, तो लखनऊ का नया लखनऊ नहीं बना सकते आप, है ना। हर आपका गांव है देवरिया, तो अब एक दिन आएगा जब नया देवरिया बनेगा, उसमें बाबू लोग अपने अपने मकान एक 5 स्टार तरीके से बनाएंगे, फिर वहां पर सारे बनिया और व्यापारी आ जाएंगे और पत्रकारों को कुछ भीख में थोड़े बहुत दी जाएंगे, मकान जो चाटुकार है पूरी तरह से, 2 BHK 3 हाँ BHK 2 BHK 3 BHK, और एक वो नया ही बस्ती बनेगी। ऐसा कर करके आप जल जंगल जमीन का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया, आपने आदिवासियों के हक छीने, आपको हर तबका जो है इस देश का, ज्यादातर गरीब, वो आपकी अय्याशी का कॉम्पिटिटर लगता है और आपको पूरी तरह से उसका शोषण करने का आपको अधिकार चाहिए। जैसे मिल के मालिक को लगता है कि एक मजदूर अगर आधा घंटा कम काम करेगा तो हमारा प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। अरे नारायण मूर्ति तो बोल चुका है, बोल चुका, उसको 16 घंटे काम चाहिए। हाँ। और फ्रांस की सरकार ने कहा हिंदुस्तान नहीं है, इतना काम कराओ, इतना मुआवजा दो। नहीं, और वो खुद विदेश में गड़बड़ किए हुए पकड़े जाते हैं। वो तो खैर ये बात है। महाराष्ट्र की, जो मैं गुजराती लोगों की बात करता हूँ, गुजरातियों से महाराष्ट्र का अब ये इस दौर में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है कोई। हालांकि गुजरात में खुद गुजराती भुक्तभोगी है। हम मयूर जानी के साथ जब एपिसोड करते हैं तो वो कहते हैं राजू भाई आप तो 12 साल में तंग आ गए, हम तो 25 साल से झेल रहे हैं। हेमंत शाह भी यही कहते हैं। हाँ। तो गुजरातियों का अलग नहीं। और मैं खुद गुजरात में केसेस के मामले में जाता रहता हूँ, मैंने नौकरी की है गुजरात में। तो वो लोग देखो बहुत प्यार जैसे कि, और गुजरात, बस प्रॉब्लम कहाँ हुई, जिस गुजरात को हम साराभाई जी के अपना गांधी जी के और वल्लभ भाई के नाम से जानते थे, उनको मोदी शाह के नाम से जानने लगे, तब से लोगों में गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या है मैं आपको बताऊं। तो गुजराती बहुत प्यारे लोग होते हैं, मैंने तो वहां नौकरी की है, बहुत प्यारे लोग होते लेकिन हैं। समस्या क्या होगी, आपको कई बार हैप्पी गो लकी टाइप झुंड में प्रॉब्लम हो जाती है। वही मुंबई में जो गुजरातीज हैं उनमें से कुछ 20% 30% ऐसे हैं जिन्हें वास्तविक और वास्तविकता का और इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें लगा कि ये अमर है मोदी शाह युग, और ये जो बिल्डर्स है अपने, वो सारे बिल्डर्स अब हमें सारा मुंबई और महाराष्ट्र अपने आप हमारे नाम ही कर देंगे। तो उनकी जो दादागिरी, और वो यहाँ नहीं दिख रही है, हर जगह आप दुनिया में कहीं भी जाओ वहां गरबा खेलना शुरू कर देते हैं, और इससे बदनामी होती है हिंदुस्तान की, गुजरात की। तो ये सब जो उनकी एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी है, अब स्थानिक लोग तो गुस्सा हो जाएंगे। बिल्कुल। किसी भी, यानी आप समझिए कि गुजरात में बिहारियों को क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक बात है। तो वो क्यों दी जाती है, वो तो बेचारे मजदूर है, इसीलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि गुजरातियों के पास पैसे हैं, स्पेशली गुजराती जैनों के पास, और वो टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करते हैं। आप समझिए कि मुंबई की जो टोपोग्राफी है और मुंबई जो है शहर, वो बेसिकली मछुआरों का है। बिल्कुल। तो ये लोग पहले मछुआरों को बाहर, क्योंकि मैं शाकाहारी मांसाहारी का करके, आप टावर बनाओगे, उसमें एक जैन टेम्पल बनाओगे और उसमें किसी महाराष्ट्रियंस को आप अलाउ ही नहीं करोगे, और मराठी लोग गंदे हैं, भिखारी है। देखिए, महाराष्ट्रियन जो कल्चर है, वो कल्चर में हर कोई नहीं, लेकिन ओवरऑल एक कल्चर में है कि इनरंट हमारे इसमें कि पैसे से ज्यादा पर्पस ऑफ लाइफ को हम इम्पोर्टेंट, हमेशा ये मैंने देखा है, मैं लगातार यात्रा करता रहा हूँ महाराष्ट्र की, ये मैंने देखा है। कवि, नाटककार, मतलब हिंदुस्तान का मेरा अनुभव ये है, साउथ का तो मुझे बहुत नहीं पता है, इसलिए साउथ के लोग माफ़ करेंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कलाकार, लेखक, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, इसमें तो बात कर सकते हैं। उर्मिला मातोंडकर आप जानते हैं, बड़ी हीरोइन है, उनके फादर को भी आप लोग जानते हैं, सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई क्या परिचय देगा। अच्छा, मैं उनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्विटर पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, तो मैंने उनको बस ऐसे ही बताया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ। ये बात होगी 4-5 साल पुरानी। उस समय शिवसेना की वो थी, वो कुछ क्या कहते हैं, महागठबंधन सरकार नहीं, आपके यहाँ MLA के बाद जो आपके यहाँ होता है, कांग्रेस से चुनाव हार के शिवसेना में चली गई थी। लेकिन MLC बनने की चक्कर में थी, लेकिन हुई नहीं वो, क्योंकि वो भागवत कोश्यारी ने चीट किया। अच्छा, जो भी था, तो उस समय मैं गया हुआ था, तो मैसेज किया, तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई आइएगा तो मिलिएगा। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि बड़े लोग, बिजी लोग कह देते हैं, मैं दोबारा उनसे नहीं कहता हूँ कि भैया ठीक है, मुंह देखने के लिए कह दिया होगा, मिलिएगा, ज़बरदस्ती कौन जाएगा। मैं मुंबई गया तो उनके बंदे का मैसेज आया, जो उनका सेक्रेटरी वगैरह होगा, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि आ गए आप मुंबई, क्योंकि मैंने डेट बताई थी। मैंने कहा मैं आ गया। तो बोले आप कल इतने बजे मैडम से मिलने आ सकते हैं, मैडम मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा।
मैं गया, बाकी सब तो जो उन्होंने किया वो तो बहुत ही शानदार था, वो बहुत ही शानदार महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सम्मान दिया। जब वो बाहर जब मैं जाने का टाइम मेरा हुआ, जब मैंने कहा कि अब बस आप अपना काम कीजिए, मैं निकलता हूँ, तो वो बाहर तक आई और अपने सेक्रेटरी से मराठी में उन्होंने कहा कि बड़े लेखक हैं, गाड़ी तक छोड़ के आओ। मुंबई में मेरे पास कहाँ गाड़ी थी, मैं तो ऑटो से गया था। बट ये वाला जो डायलॉग था कि बड़े लेखक है, छोड़ के आओ, इससे आपका कल्चर पता चलता है। दिल्ली में कोई नहीं कहेगा बड़े राइटर है, अरुंधति के लिए कोई कह दे, एक आध लोगों के लिए कह दे, किसी के लिए नहीं कहेगा। तो महाराष्ट्र में मैंने ये देखा, चूंकि मराठी मेरा अनुवाद भी हुआ है, कि कला को और लेखक को सम्मान जो वहां मिलता है कहीं नहीं मिल सकता। नहीं, और अभी के गुजरात में तो बिल्कुल नहीं। गुजरात में तो मैं जानता हूँ, गुजरात बताता हूँ कि गुजरात का पतन जो है, वैचारिक पतन, उसी यही एक वजह है जिन उनके प्रति हेट्रेड जो पूरे विश्व में फैल गया, हिंदुस्तान में तो फैल ही गया, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सत्ता जाने के बाद उनको उसको भुगतना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि ना भुगतना पड़े, बिल्कुल, क्योंकि मैं गांधीवादी हूं और मैं नहीं चाहता कि गांधी जी हमेशा ये मानते थे। और गुजरात में मैं सबके बावजूद कहूंगा कि अभी भी 50% से ज्यादा लोग बहुत ही शानदार लोग अरे हैं, बहुत ही प्यारे। 90% कहूंगा। हाँ, 90% होंगे जो बहुत ही प्यारे लोग हैं। बस मीठा ना खिलाए क्योंकि हर जगह जाते मीठा बहुत खिलाते हैं। हाँ, आप अगली बार जाना तो उस तरफ जाना, क्या कहते हैं, सौराष्ट्र में जाना और सूरत में जाना, और उधियू खाना, उसमें बिल्कुल मीठा नहीं होता है जी। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि उनके जो रोल मॉडल है ना, गुजरातियों के रोल मॉडल कौन हुआ करते थे? पटेल साहब। गांधी तो सबका रोल मॉडल था हिंदुस्तान का, तो ऑब्वियसली गुजरात। ये जो दो ए जो है वो 4 ए नहीं, 2 तो दमन से है, लेकिन 2 ए जो है बिजनेसमैन कहते हैं खुद को, लेकिन क्रोनी है। तो वो उनके रोल मॉडल बन गए। उन्हें लगा कि ये ऐसा गुजराती का मतलब उस पे गीत बनाए गए, लोकगीत आपका बहुत सारा कल्चर दिखाते हैं। तो आपको याद होगा कि वो अनन अंबानी की शादी में वो गीत गाया भी गया था। अच्छा। अंबानी भी गुजराती, अडानी भी गुजराती है, अच्छा, वो सब। हाँ। सर, गीत उनके गाए जाते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, और अपनी मानवता के लिए अपनी जान तक देते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं। लोकगीतों में अक्सर उनके नाम आते हैं जो संत है या फिर तो ये जो कल्चर उनमें पनपा ना, उससे कई लोगों को एक्चुअली नफरत गलत है, लेकिन वो लोगों को चिढ़ पैदा, हाँ, बिल्कुल होगी। और वो चिढ़ महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी ही भूमि में वहीं पे आकर आपको रोज टीज करेंगे, रोज आपको शाकाहार सिखाएंगे, खासतौर पर मुंबई में। और बहुत ज्यादा है। और वो गुस्सा है ना, जब फूटेगा तो वो किसी के, जैसे कि ये आंदोलन जैसे फूटा ना, जब किसी के काबू में नहीं रहा, तो वो गुस्सा भी किसी के काबू में नहीं रहा। कोई एक नेता नहीं है जो उसको कंट्रोल। महाराष्ट्र में तो हर इलाके का अलग नॉनवेज है, सब शानदार है। मैं तो खाया, घूम के खाया मैंने। और सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ, ये सत्ता में एक मजेदार बात हुई। रोहित शर्मा को पूछो या किसी भी एथलीट को पूछो या किसी को भी पूछो जो मसल बनाते हैं, आपके पसंदीदा फूड क्या है? दाल चावल। अरे झूठ बोलो मत यार। तुम दाल चावल नहीं खाते हो। दाल चावल को इतना रिस्पेक्ट से बात मत करो। दाल चावल मुझे पसंद है, लेकिन कभी कभार दाल चावल पसंद है। सबको पसंद। दाल चावल आपको किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं, हमारा स्टेपल फूड है वो बेसिकली, और क्या है, मिनरल नहीं देती। आप गुमराह करके बहुजनों के बच्चों को माल देखिए, भारत एकमात्र देश है जिसकी इंच में हाइट कम हो रही है बच्चों की। हाँ, चाइना की बढ़ रही है। हाँ, और ये हाइट जो कम हो रही है, इसकी वजह शाकाहार का नाटक है। और ये मोदी शाह के उसमें शाकाहारी कौन सा दे पा रहे हो ढंग का यार? बच्चों को स्कूल में जो दे रहे हो ढंग का शाकाहार भी नहीं है। मैं खिलाओ, सब्जी खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, कुछ तो मिलेगा थोड़ा बहुत किसी में। इस पे सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार नहीं था, या फिर कांग्रेस के टाइम में बहुत ही मुसलमानों के लिए नंदनवन था, ऐसे भी कुछ नहीं है। वहां भी कांग्रेस गरीब पार्टी है जिसके नेता बहुत अमीर है। हाँ, लेकिन कांग्रेस में और बाकी पार्टियां और ये बीजेपी आरएसएस में एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो यानी पूरा ध्रुवीकरण करता है पूरे देश का। मैं आपको बताता हूँ, ये बाकी जो पार्टियां हैं वो भ्रष्ट हो, थोड़ा कैश वैश का डील करती हो, थोड़ा लूज भी है, लेकिन लोगों को सफोकेट नहीं करती। एक दूसरी बात, अपनी जिंदगी जीने देती है, अपनी जिंदगी जो खाना है खाओ, जो पहना है पहनो। वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो फैसिलिटेटर रहती है। यस, यानी मैं जीत के आया, आपका क्या है, आधार कार्ड का करो रे, इसका जो भी है कागज वागज, ये वो सब
लॉ ठाक एंड करो। ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सब संभालो, आपका टर्म पूरा हो, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर करो, निकल जाओ। दो के बीच में लड़ाई हो गई, 2 थप्पड़ इसको लगाओ, 1 थप्पड़ इसको लगाओ और बराबर करो मामला। आरएसएस बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन वो चुन के आए उस दिन से उन्होंने खाने का क्या, किसके साथ प्यार करो, पहनो क्या, किसके साथ प्यार ना करो, कौन से बगीचे में प्यार करो, बगीचे में बैठे हो तो शादीशुदा हो या नहीं शादीशुदा हो, कपड़े कैसे पहनो, बिंदी लगाओ या नहीं, हिजाब करो या नहीं, नमाज पढ़ो या नहीं। अरे आप हर आपके जीवन के अरे पर्सनल बात नवरात्र में नॉनवेज खाओ कि नहीं, बंगाली को सिखा रहे हैं कि नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाओ। नहीं, आप, मैं बोलूं ये नॉनवेज वाली बात जो है, तो रामायण से लेके हर जो ग्रंथ है ओरिजिनल, मैं चाहता हूं कि नागपुर के कार्यालय में इनके बड़ी आवाज में पढ़ूं। और दूसरा जो कल्चर में है ना, वो आप नहीं हटा सकते, कुछ चीजें कल्चर में होती हैं। आप बताइए, जो कोस्टल इलाका है वो अगर प्राण नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, काम ही नहीं चलेगा उनका। सर गुजरात भी एक नॉन वेजिटेरियन ही स्टेट था, वो जैनिज्म की प्रभाव में आकर वो वेजिटेरियन होने की चक्कर में पड़ा, क्योंकि डोमिनेंस जो है, तो डोमिनेंट, देखिए अगर कोई डोमिनेंट और पावरफुल और अधिकारी बन जाता है तो उसके जैसा आप, जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस है, यहाँ 10-12 लोग काम करते हैं, मैं नियम बना दूं कि भाई नॉनवेज लेके नहीं आना है, तो नहीं आएगा टेबल पे नॉनवेज। एग्जैक्टली यही होता है जो आप कह रहे हो। सर मुंबई में ऐसे गुजराती प्रोफेशनल्स है, उनके ऑफिस में ऐसे नियम बनाए हैं, हाँ, उनकी स्टाफ को इतनी दिक्कत होती है क्योंकि उनका 99% फूड, आप दूसरे की आज़ादी पे हमला कर रहे हो, ये नहीं समझ, आप उनका जीवन नहीं खरीदा है, आपकी सर्विस खरीदी, उनको पगार देते हो, तनख्वाह देते हो, वो सर्विस के लिए देते हो, आप उनको खरीद लिया क्या, गुलाम बनाया है आपने। तो ये जो बीजेपी का है, इसलिए बीजेपी इसके बाद ये यहाँ पर सत्ता से जाने के बाद फिर से कभी नहीं आएगी।